हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखो बेटा, आज हम फिर आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में किस प्रकार से लिखावट या लिखाई करके आंसर देके अपने एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर सकते हो। अक्सर होता है कि बच्चे जानते हैं, लेकिन आंसर परोसने का ढंग उनका बेतरतीब होता है कि जानते हुए भी बच्चे नुकसान उठा जाते हैं। आप बोलोगे कि आंसर परोसने का ढंग का मतलब क्या? आपको समझा बेटा। मान लो किसी रेस्टोरेंट में आप गए, ठीक, चारों तरफ गंदगी है, शोरगुल है, वेटर को आपने 4 बार आवाज दिया, नहीं सुना, हड़काया, तब आके सुना। जो भी आपने ऑर्डर किया बेतरतीब तरीके से लाके उसने परोसा। ठीक, आप बताओ, क्या दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे? नहीं। अच्छा, वहीं पे मान लो कोई दूसरा रेस्टोरेंट है, पहुंचते ही बिल्कुल संगीतमय, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, काफी शांति है, बिना बुलाए वेटर आपके पास आ गया, अदब से उसने आपने जो भी डिमांड किया उसको उसने क्या परोसा। जानते हो बेटा, आप जानते हो उस रेस्टोरेंट में बार बार जाओगे, भले चाहे 10 रुपए महंगाई क्यों ना ले रहा हो। ठीक यही स्थिति होती है आपकी कॉपी की एग्जामिनर के सामने। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता तो वहां पे आप नहीं होते हो, आपकी कॉपी आपको नंबर दिलाती है। और इसीलिए पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा। ठीक, कमेंट सेक्शन में जाके आप जरा बताना हमको कि आपने पढ़ाई करी, साल भर पढ़ाई करी, लेकिन साथ में क्या लिखने की प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। जिन बच्चों ने हमारा वन शॉट देखा होगा, हर वन शॉट में अपने पेज को चेंज करते समय मैं अक्सर बच्चों से कहता था, बेटा अपने वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अपना नोट्स जरूर बनाना। जिन बच्चों ने नोट्स बनाया होगा आज उनको इसका लाभ मिलेगा। हमारी वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखना। हम वो तरीका आपको बताएंगे जिससे अगर आपकी अपेक्षा 40 नंबर का क्वेश्चन करके अगर आप आए होगे तो निश्चित रूप से 50-60 नंबर आप पाओगे, उस तरीके से जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सब्जेक्ट की। आपको एग्जाम में लिखते समय सब्जेक्ट वाइज लिखने के तरीके में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अलग अलग यूनिक चीजें होती हैं। जैसे हम बात करें बेटा फिजिक्स की, हम फिजिक्स के टीचर हैं तो भाई फिजिक्स की बात पहले ही करेंगे। आप घबराओ नहीं, बाकी भी बात करेंगे। हम केमिस्ट्री के भी डिस्कशन करेंगे, आपका मैथ में कैसे लिखो उसका भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बेटा फिजिक्स की। ठीक, आप जानते हो फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको ढेर सारे फार्मूले आपको लिखने पड़ते हैं, डेरिवेशन करना पड़ता है। ठीक, आप जानते हो अच्छे से स्पेस देकर लिखो उसको, और जानते हो लिखने के बाद उसको हो सके तो एक बॉक्स में उसको पैक कर दो आप। अक्सर जिन बच्चों ने ऑफलाइन हमसे पढ़ाई करी होगी या हमारा वन शॉट देखा होगा, कोई भी डेरिवेशन जब हमने कराया होगा, जब फार्मूला निकल के आया होगा तो उसको एक डिजाइनर बॉक्स में उसको हम पैक करते हैं। उससे जानते हो क्या फायदा होगा? एग्जामिनर जैसे उस पेज पे जाएगा, सीधे उसकी निगाह वहीं पे पड़ेगी कि आपने सही से अपने डेरिवेशन किया कि नहीं किया बेटा। ठीक, और जानते हो बेटा, जहां तक जरूरत हो आप वहां पे अगर कोई डायग्राम बनाना है तो उचित अनुपात में डायग्राम बनाना। अक्सर बच्चे कोई डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, मान लो कोई सिलेंडर बनाया, यूनिफॉर्म सिलेंडर बनाना है, ऊपर मोटा नीचे पतला कर दिया, ठीक, गलत असर पड़ता है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में अक्सर आपको रिएक्शन लिखने पड़ते हैं। जहां तक हो सके रिएक्शन को आप एक ही लाइन में हटाओ। उस रिएक्शन के दौरान कौन कौन सी कंडीशंस हैं आप उनका भी जिक्र जरूर करना बेटा। अच्छा, एक खास बात और बेटा, जब भी डायग्राम बनाओ उसका नामांकन जरूर करना कि कौन सा क्या है। ठीक, जहां पे ब्यूरेट है वहां ब्यूरेट लिखना, जहां पिपेट है वहां पिपेट लिख देना, मतलब नामांकन जरूर करना बेटा, इससे भी एग्जामिनर इंप्रेस होता है। अच्छा, अब आते हैं बेटा मैथ्स की हम बात करें। मैथ्स में एक गलती अक्सर बच्चे करते हैं, और वो गलती जानते हो क्या बेटा? वो स्टेप को स्किप कर जाते हैं। मान लो कई स्टेप में न्यूमेरिकल लगने हैं, सॉल्व होने हैं, तो बीच में शुरू के स्टेप चलाएंगे, बीच का स्टेप आपका स्किप कर देंगे और लास्ट के आपका वहां पे स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक, अब जानते हो ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। ऐसे बच्चे जब घर पहुंचते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि हमने कितने के नंबर का क्वेश्चन किया, तो समझते हैं कि हम तो 100% करके आए, लेकिन अक्सर उसके नंबर क्या कम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात बेटा, जो आपकी मेन मेन लाइन है उसको आप अंडरलाइन कर देना। अक्सर ऑफलाइन पढ़ाते समय हम अक्सर बच्चों से कहते हैं, जब कहीं मेन बात आती है और कहते हैं बेटा अपनी कलम चेंज कर लो, पेन चेंज कर लो। ठीक, मेन बात को पेन चेंज करके लिखवाया, फिर कहते हैं अपने नॉर्मल पेन पे आ जाओ। देखो सबसे पहले तो आप देखो एग्जामिनर के सामने कॉपी चेक करते हैं तो समस्या क्या क्या आती है। पहली समस्या तो आती है बेटा, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि जो पढ़ने में नहीं आती है। दूसरी बात, अक्सर होता है हैंडराइटिंग तो सही होती है, लेकिन आंसर को आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हो, उसमें भी आपका एग्जामिनर को उलझन होती है, पूरा उसको पढ़ना पड़ता है। तीसरी जो आप बात आती है बेटा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनका बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सटीक आंसर दिया जा सकता है, और अक्सर बच्चे करते हैं क्या, बजाय सटीक आंसर देने के, फ्लैट आंसर देने के, घुमा फिरा के, बिल्कुल उलझा के तब कहीं बीच में आंसर देते हैं और शायद नहीं भी देते हैं। हमने एग्जामिनर की बात तो कर ली, अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में क्या क्या यूनिक चीजें हैं, उनको कैसे लिखना है, उनका प्रेजेंटेशन किस प्रकार किया जाए कि एग्जामिनर खुश हो जाए, इंप्रेस हो जाए और आपको बढ़िया नंबर दे। हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंटेशन की। देखो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, पहले आपको कॉपी मिलेगी तब पेपर मिलेगा, पहले पेपर और बाद में कॉपी नहीं मिलती है। पेपर 10 मिनट बाद मिलेगा, तो जब जैसे कॉपी मिले सबसे पहला काम करो बेटा, ठीक, कॉपी के हर पेज को खोल खोल के, ठीक है, आप जानते हो उसके बाईं ओर लगभग 1 या 1.5 इंच की जगह छोड़ के आप वहां पे अपने स्केल से सीधी लाइन खींच लो, हो सके डबल लाइन खींच लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा,
बढ़िया इंप्रेशन जाएगा, जिसको हाशिया बोलते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद जानते हो, अब थ्योरी को लिखते समय जो आपके क्वेश्चन है, उसके जो आंसर है, उसको बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर में आपको प्रस्तुत करना है। आप पूछोगे स्ट्रक्चर का मतलब क्या? जो हेडिंग है, मतलब हेडिंग का मतलब क्या? आप जानते हो बेटा, जो टॉपिक का नाम है उसको सबसे पहले ऊपर स्केच पेन से आप वहां पे लिखना। ब्लैक कलर या जो भी आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, स्केच पेन का इस्तेमाल करते हो, आप वहां पे हेडिंग डालना, ठीक। और हेडिंग डालने के बाद आप लिखना शुरू करना। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, और इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे आप उसको लिखना। और उसके बाद जानते हो, लास्ट में अगर उचित समझना, कोई बढ़िया एग्जाम्पल आपके दिमाग में सूझे तो आप एग्जाम्पल का जिक्र जरूर करना बेटा, अगर जरूरी हो तो इतना ध्यान रखना है आपको, जानते हो बेटा। तो ये तो आपने देखा कि किस प्रकार से अपने आंसर का प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि कौन सा आंसर कब करें, कौन सा क्वेश्चन पहले हल करो, कौन सा बाद में। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका एग्जामिनेशन का जो आवर है 3 घंटे का, उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हो। देखो बेटा, आपको भी एग्जामिनेशन के टाइम 3 घंटे का वक्त मिलता है, और जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, जो बच्चा आपका कॉलेज टॉप करेगा, जो बच्चा स्टेट टॉप करेगा, उसको भी 3 घंटे का वक्त मिला, ठीक। जितनी पढ़ाई उसने करी उतनी पढ़ाई आपने भी करी, तो क्या कारण है कि वो टॉप कर गया डिस्ट्रिक्ट? तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर नहीं था बेटा। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं एग्जाम में समय तो कम पड़ गया, समय होता तो हम और कर लेते। देखो, टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको आता है, अच्छे से आता है, आप शुरुआत वहां से करो, ठीक। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं पेंसिल से आप उसमें टिक लगाओ, ठीक है, और शुरू करो। अच्छी राइटिंग में करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको आते हैं, आंसर उसका आता है। अब जल्दी जल्दी लिखो उसको। और जानते हो बेटा, जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस अभी एग्जाम में कुछ दिन है, आप अभी से घर पे करना शुरू करो। पिछले साल का पेपर उठाओ, घर पे आप बैठ जाओ, साथ में घड़ी रख के बैठो, शुरू करो अपनी कॉपी में लिखना, लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब आप देखो कितना वक्त लगा। अगर आपको 4 घंटे का वक्त लगा, कम करना है, इसी काम को 3 घंटे में निपटाना है, ठीक। जानते हो, जब आप आसान वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटा लोगे, तो जो समय बचेगा वो समय आप लगाओगे किसमें? कठिन वाले क्वेश्चन में। अच्छा, एक बात समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कभी भी आप क्वेश्चन के क्रम की चिंता मत करना, आपको जो आता है करो। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके ऊपर जो पेपर है, पेपर के कौन सा खंड है, आ है कि बा है कि सा है कि दा है, जो भी आपका खंड है उस खंड का नाम लिखना। अच्छा, आप जानते हो हर क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट होते हैं, उसका कौन सा पार्ट है, ए बी सी डी जो भी होगा उसको जरूर लिखना। अक्सर होता है बच्चे एग्जामिनेशन में, हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, उलझन होती है, जानते हो, कॉपी चेक कर रहे हैं, सामने दिखा है आंसर लिखा हुआ है, आंसर पढ़ रहे हैं, ये भी दिमाग में है कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जरूर गया, लेकिन बच्चा वहां पे आंसर तो लिख देता है, आसपास कहीं भी आपका किस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं लिखता है। लिखने की बात हो गई, टाइम मैनेजमेंट की भी बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा आपके पढ़ाई की। देखो बेटा, एग्जाम में आप तभी लिख पाओगे जब साल भर आपने पढ़ाई की होगी। अभी हाल ही में हमको एक अदर स्टेट में फिजिक्स का एग्जामिनर बना के भेजा गया, 2 अलग अलग इंटर कॉलेज में। 280 बच्चे थे जिनका हमको प्रैक्टिकल का एग्जाम लेना था। जाने के 10 दिन पहले उन दोनों इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से मैंने कहा, मैंने फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताए। हमने कहा ये चैप्टर बच्चों को मैसेज आप कन्वे कर दीजिएगा कि 10 चैप्टर हैं। हम ये भी नहीं करे 10 हो, इन 10 में से जो बच्चों को आसान लगेगा, कोई भी 5 चैप्टर बच्चे ढंग से तैयार कर लेंगे। और जब मैं प्रैक्टिकल के बाद वाइवा लूंगा तो जो चैप्टर बच्चा कहेगा उस चैप्टर से ही मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, मैं गया वहां पे बच्चों से, जब वाइवा का नंबर आया बच्चों से एक एक करके मैं बुलाता गया, और हर बच्चे से मैंने पूछा बेटा किस चैप्टर से पूछें। जानते हो जवाब क्या था? सर, कूलाम के नियम से पूछ लीजिए। बहुत अफसोस लगा हमको कि बच्चा चैप्टर का नाम भी नहीं बता पाया। वो कूलाम का नियम जानते हो, सबसे पहला चैप्टर, जब उसने सेकेंड ईयर की क्लास 12th की फिजिक्स की बुक खरीदी होगी, सबसे पहला चैप्टर का नाम कूलाम का नियम नहीं है। कूलाम के नियम के साथ भी कुछ और है चैप्टर के नाम में। वो बच्चा चैप्टर का नाम भी ढंग से नहीं बोल पाया और उसका एक टॉपिक बोल रहा, सर कूलाम के नियम से पूछ लीजिए। मतलब 280 बच्चों में लगभग 220 बच्चों ने यही हमसे कहा, सर कूलाम के नियम से पूछ लीजिए। ठीक, इतना अफसोस लगा। ठीक, एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद बोर्ड का एग्जाम है, बच्चे को बोर्ड के एग्जाम में बैठना है, और 280 में 220 बच्चे बोल रहे हैं कि सर कूलाम का नियम पूछ लीजिए, और नियम पूछने पर भी ढंग से वो नियम भी नहीं बता पाए। तो देखो बेटा, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक, और इसके लिए आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन अफसोसजनक है कि जिन बच्चों का विजन ही नहीं है उनका रिवीजन कैसा। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं बेटा उन बच्चों की जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है, ठीक है, और इस समय आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले उनको रिवीजन करना है। आपको ध्यान होगा हमने अपने इसी चैनल पे
अभी इसके पहले हमने एक वीडियो डाली थी कि एग्जाम से ठीक 10 दिन, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार रिवीजन करें। निश्चित रूप से आपने देखा होगा और कई बच्चों ने अमल करना शुरू भी कर दिया, कमेंट सेक्शन में लिखा है। देखो बेटा, साल भर आपने पढ़ाई की नहीं की, रिवीजन किया नहीं किया, लेकिन एग्जाम के दौरान जो भी प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा और जो पूछा गया वो जरूर लिखना पड़ेगा। हाँ, एक काम जरूर करना, जानते हो बेटा, अक्सर मैं बच्चों से कहता हूं, जो आता है वो भी लिखो और जो नहीं आता वो भी लिखो। फिर आप पूछोगे कि जो आता वो तो सर लिख देंगे, जो नहीं आता वो कैसे लिखेंगे? तो आपको फिर समझाएं बेटा, जो आता है पहले अच्छी राइटिंग में वो लिखो, जो कम आता है फिर उसमें दिमाग लगाओ उसको लिखो, और जो बिल्कुल नहीं आता है अब उसका भी आंसर नंबर डालो। और उसके बारे में कुछ भी दिमाग में आवे, अगर पूछा गया तो लिखो कि अगर नहीं पूछा गया तो लिखो। ठीक है, कुछ लिख दो आप यहाँ पे। अभी हाल ही में एक विद्यालय ने अपने एनुअल फंक्शन में हमको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया। गया वहां पे, ढेर सारे बच्चों ने अपने प्रोग्राम वहां पे प्रस्तुत किए। अच्छा, कई बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा। कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा। प्रोग्राम पूरा निपट जाने के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो जिन बच्चों ने अच्छे प्रोग्राम पर अपना परफॉर्मेंस दिया था, उनकी उसमें से कई बच्चों की फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, थर्ड रैंक आई। जिन बच्चों को पुअर परफॉर्मेंस था उनको भी प्राइज मिला, कंसोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार। मैं उसी सांत्वना पुरस्कार की बात कर रहा हूं। अपनी कॉपी में जो नहीं आता है अगर छोड़ आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, और नहीं आता है उसका भी आंसर नंबर कौन सा, खंड नंबर कौन सा पार्ट है करके, और जो नहीं आता है कुछ भी 2-4 लाइन आप लिखाओगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एग्जामिनर कंसोलेशन प्राइज के रूप में कम से कम 1 नंबर तो देगा। और इस तरह से अगर 5 जगह उसने कंसोलेशन प्राइज आपकी कॉपी में दिया तो 5 नंबर हो गया। मतलब आप जानते हो अगर 40 नंबर का क्वेश्चन करके अगर आप आए तो 5 नंबर कंसोलेशन प्राइज मिलकर आपका 45 नंबर हो जाएगा, और एक सब्जेक्ट में अगर आपका 5 नंबर बढ़ा तो आप जानते हो कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट आपके हैं बेटा। ठीक है, कम से कम आपका 25-30 नंबर तो आपका टोटल मार्क्स में वैसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक, हमारी बात को आप समझ रहे होगे, अकलमंद को इशारा काफी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने हमारी बातों को सुना बेटा। अब यदि आप बोर्ड या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो में बताइए कि जितनी भी बातें हैं उस पर आप अमल जरूर करना बेटा। और आपके जो परिचित हैं, छोटे भाई बहन है, कोई बड़ा भी आपका भाई बहन है, उसको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, वीडियो का शेयर आप लिंक कर सकते हो। जो आपके रिलेटिव्स हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप उन तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करना बेटा, इसमें कि जो जो बातें बताई गई उसको सुन के समझ के उसका लाभ उठाएं और बढ़िया नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में पाएं बेटा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर लिखना बेटा आप किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से हो, नंबर 1। और दूसरा ये भी लिखना किस क्लास में हो आप। और नंबर 3 आप ये भी लिखना बेटा कि हमने इतनी सारी बातें आपको बताई, इसमें से कौन सी बात ऐसी थी जो आपके दिलो दिमाग में उतर गई, मतलब आपको बहुत अच्छी लगी। तो मिलते हैं बेटा बहुत जल्द, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अदर मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।